हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैप। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 17 जो कि ये प्रेसिडेंट को करेंगे। कल की वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया था एंड लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसे आप सबने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम उसके सोल्यूशंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1978 रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, किसके अकॉर्डेंस में काम करता है? कलेक्टिव एडवाइस ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, एडवाइस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट। तो देखो सी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कलेक्टिव एडवाइस मिला है तो ऐसा तो हमने कुछ सुना नहीं था। तो मेन आपका किससे? कैबिनेट से पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, बट जो मेन मिनिस्टर का जो ग्रुप होता है उसे कैबिनेट कहते हैं और मेन एडवाइस जो है कैबिनेट से ली जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जहाँ बोला है हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता? तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर करते हैं, येस करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। यहाँ पे विधानसभा बेसिकली आपकी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली तो वो भी करती है। विधान परिषद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो हम जैसे हम जानते हैं चाहे वो इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर हो, दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। सेकंड आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, इनमें से करेक्ट बताना है। पहला बोला है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही परफॉर्म साइमल्टेनियस फंक्शन ऑफ चेयरमैन। नो, अगर एक वाइस प्रेसिडेंट जो कि ऑल्दो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठ के प्रेसिडेंट के फंक्शंस को करेंगे तो उस दौरान जो फंक्शंस होंगे चेयरमैन के वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उस समय चेयरमैन के फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? तो जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के वो आके परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। तो येस, बिकॉज अगर दोनों हाउसेस सेशन में होंगी तो उस समय तो वो ऑर्डिनेंस ला नहीं सकते, ठीक है। उसी समय ला सकते जब दोनों हाउस सेशन में ना हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड सिर्फ करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ टू ओनली। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे आपको मैच करना था लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन की। तो कम्यूटेशन का आपका आ जाएगा 3, जहाँ पे बोला गया है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइटर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे बेसिकली नेचर को बेसिकली रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा थर्ड। बात करते हैं बी जो है रिप्राइव। तो रिप्राइव आपका हो जाएगा 1, दैट इज स्टे कर देना, स्टे लगा देना एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए। देन है रेमिशन, रेमिनिशन हो जाएगा आपका 4, रिड्यूस करना पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। तो करेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, नेचर जो है पनिशमेंट का चेंज नहीं होना चाहिए, बस आपका जो है टाइम पीरियड चेंज होगा, ठीक है। अगर 5 साल के जाए तो 3 साल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे रेस्पाइट की बात करते हैं तो हो जाएगा 2, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड। तो जो बेसिकली डिसेबल होते हैं या फिर ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है तो उनके लिए किया जाता है। तो अगर आप इससे मैच करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी, दैट इज़ 3142। फिफ्थ आपका है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो करेक्ट आपको चूज़ करना है। पहला कि सच एन ऑर्डिनेंस में भी विड्रॉ एट एनी टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट, येस। अगर प्रेसिडेंट उसको लेके आ रहे तो कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको याद रखना है कि वो एड एंड एडवाइस में काम करेंगे किसी कैबिनेट की और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं सच एन ऑर्डिनेंस शेल बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड शेल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक फ्रॉम द री असेंबली ऑफ पार्लियामेंट और बिफोर दैट पीरियड इफ अप्रूव। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो जब वो सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाएगा, जैसे वो सेशन में आएंगे तो 6 वीक के अंदर आपको अप्रूव करवाना है। तो आपको करेक्ट पूछा है तो सी हो जाएगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ बोला गया है कि जो पावर है प्रेसिडेंट की टू इशू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस एक तरह का क्या होता है, एक मतलब इसका इक्विवेलेंट माना जाता है लॉ के, यानी जो एक्ट पार्लियामेंट पास करता है तो उसी के जैसा ऑर्डिनेंस होता है। तो आप सोच सकते हो फिर किसके अंदर आएगा? बी, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर, क्योंकि लेजिस्लेटिव के अंदर ही आप लॉ बना सकते हो ना, तो इसलिए बी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर से रखा जाता है। सेवंथ की बात करते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा में शुरू कर सकते हैं, राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं, येस, ठीक है। तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जहाँ बोला गया है एसर्शन में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज करते हैं ऑलमोस्ट द सेम पोजीशन एज अ किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो येस, बिकॉज हमने देखा था जो किंग और क्वीन होते हैं वो भी एक तरह के हेड होते हैं स्टेट के, बट उनके पास रियल पावर ना होकर सिर्फ नॉमिनल पावर होती है। रीजन बोला गया कि प्रेसिडेंट इज अल्टीमेटली बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। येस, क्यों? बिकॉज इनके पास रियल पावर नहीं है, नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो इसलिए इनके नाम पे हर एक चीज़ किया जाता है। तो इसलिए एड एंड एडवाइस इन्हें कुछ भी करना हो तो एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक का, तो इसका आंसर हो जाएगा 8th का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जहाँ बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, द प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर रिज्यूमिंग चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। नो, जैसे किसी पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफिस के चुन लिया जाएगा तो वैसे ही उसे जो भी जहाँ पे भी वो मेंबर है, चाहे पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसे वो पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, तो ये गलत हो जाएगा। बी है, द प्रेसिडेंट इज नॉट बेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर रिज्यूमिंग चार्ज ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस, तो ये भी गलत है। द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल टू यूज इट्स ऑफिशियल रेजिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ, नो, कोई पेमेंट नहीं ली जाती, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, द एमुलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यस, तो एक बार जब उन्हें अपॉइंट मतलब उन्हें चुन लिया गया है, उनके पोजीशन में बिठा दिया गया है, तो उस समय जो भी अलाउंस या सैलरी उनकी होगी तो वो थ्रू आउट उनके जो भी टेन्योर तक वहाँ तक चलेगी, बीच में पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकती है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 10th क्वेश्चन को देखते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट बताना है, जो सही नहीं है। अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन, डिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस। तो बेसिकली जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला बोला गया कि द प्रेसिडेंट कैन डू सो इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इन कोर्ट मार्शल। यस, अगर कोर्ट मार्शल से किसी को भी पनिशमेंट सेंटेंस मिले तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। बी, द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर इन ऑल केसेस वे पनिशमेंट सेंटेंस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यस, यूनियन लॉ में किसी को भी पनिशमेंट मिली है तो उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज सच पावर इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ की बात है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट में रिजेक्ट अ पिटिशन फॉर मर्सी बट इट मस्ट हियर अ पिटिशन फॉर मर्सी बिफोर रिजेक्टिंग, तो इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि अगर मान लो कोई भी मर्सी की पिटीशन देता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट अगर रिजेक्ट कर देते हैं उस पिटीशन को, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रिजेक्ट करने से पहले उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो चाहे सुन भी सकते हैं या फिर नहीं भी, ठीक है। तो आपको पूछना है, गलत पूछ रहे हैं आपसे, तो गलत का हो जाएगा आंसर डी, 10th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, जहाँ बोला गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा तो उसके लिए जो हाउस है पार्लियामेंट का जो भी बिल पास करेगा तो उस केस में क्या है, वो उन्हें देना ही देना पड़ेगा, या फिर मे गिव इज एसेंट कि वो दे भी सकते हैं, नहीं भी। नेक्स्ट विद होल्ड करके रख सकते हैं या फिर रिटर्न, तो आपको पता है कि उन्हें देना ही देनी पड़ेगी एसेंट, ठीक है, तो शेल गिव इज एसेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के टाइम पे ना ही वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसे रिटर्न कर सकते हैं, उन्हें अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ बोला गया द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द लेटर एंड शेल इट अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ कब ऐड की गई थी, तो हमें पता है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ये चीज़ ऐड किया था, क्योंकि इससे पहले क्या था कि जो फर्स्ट टाइम पे जो भी एडवाइस आएगी उसको बाउंड होगी कि उन्हें मानना ही मानना है, बट इस अमेंडमेंट ने कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को एक फर्स्ट टाइम पे उस पर्टिकुलर एडवाइस को रिकंसिडर करने की पावर दे दी थी, ठीक है। पर जब सेकंड टाइम वो एडवाइस फिर से आएगी तो उन्हें बाइंडिंग है कि उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी उस एडवाइस को, तो 12th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, जहाँ बोला गया विच वन ऑफ द फ्लोइंग propositions इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बोला गया इफ द चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ commanding the confidence of legislative assembly cannot run his government in accordance with the constitution, the president can proclaim emergency। तो ये कंडीशन नहीं थी कि मतलब मेन चीज़ ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तब जाके वहाँ पे इम्पोज किया जाएगा, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। बी, इफ़ लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट कंप्लीटली ब्रेकडाउन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी, यस एक रीज़न हो सकता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं कि द प्रेसिडेंट कैन रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट एडवाइस के लिए, नो ये गलत है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ द गवर्नर रिफ्यूजेज टू मेक रिपोर्ट, नो ऐसा नहीं कि गवर्नर ने रिपोर्ट देने से मना किया वहाँ पे इमरजेंसी लगा दो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सही नहीं है तो उसको मेंटेन उसको रिवाइव करने के लिए वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 14th, जहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, द चार्ज ऑफ वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कि अगर मान लो प्रेसिडेंट के द्वारा कोई वॉलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का तब जाके उसको स्टार्ट किया जाता तो ये सही है। द रेजोल्यूशन हैज़ बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 30 days नोटिस इन राइटिंग, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि आपको 30 दिन का देना पड़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड 30 दिन नहीं था, कितना था 14 दिन, 14 दिन का नोटिस जाता है प्रेसिडेंट को तब जाके, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द रेजोल्यूशन हैज़ टू बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, ये भी करेक्ट है। डी है द रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, यस ये भी ठीक है। तो आपको गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी। 15th क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन ऑफ मिनिस्टर, की नहीं लेता। पहला, इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर, ठीक है, तो इसमें बेसिकली ऑब्वियसली गवर्नर को रिमूव करने से पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस लेनी पड़ती है। बी, इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा हैज़ बीन क्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि जो मेंबर है लोकसभा का हैज़ बिकम डिसक्वालीफाइड हो चुका है, ठीक है, तो उस केस में अगर डिसक्वालीफाई हो जाए तो फिर एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो आपका आंसर भी हो जाएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं बाकी के स्टेटमेंट भी। अगर पार्डन ने पावर को यूज़ करना तो भी एडवाइस लेनी पड़ेगी। इन डिसमिसिंग अ सिविल सर्वेंट विदाउट एनी इंक्वायरी एंड हियरिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, तो आप बिना एडवाइस के किसी भी सिविल सर्वेंट को इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। पहला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है होल्ड करता है अपना ऑफिस ड्यूरिंग द, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम जानते हैं कि जो इसका इलेक्शन किया जाता, मतलब जिस तरह से अपॉइंट किया जाता है उनके बाद इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आप इससे आसानी से मूव नहीं कर सकते। सेकंड है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, येस। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नो। अगर उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास होता है, उनकी मेजॉरिटी बेसिकली नहीं होती, तो उस केस में उन्हें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नो, ये भी गलत है। तो करेक्ट पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का बी। 17 का देखते हैं। बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट, पहला है कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ 5 ईयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द आउटगोइंग प्रेसिडेंट मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता, यस, ये करेक्ट है। सेकंड है, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी ऑल्सो, यस। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे हमने अपने MCQ को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं मेन सी क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्कस करना है द कंट्रोल दैट प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज ऑन द एग्जीक्यूटिव बाय वर्च्यू ऑफ हिज डिस्क्रिशनरी पावर। तो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है बेसिकली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिलोंग करता है, ना ही प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सेरेमोनियल हेड माना जाता है स्टेट का, जिससे हम कह सकते हैं फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है इंडिया का, ठीक है। और वो एक तरह का सिंबल की तरह काम करता है यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस किए जाते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करती है गवर्नमेंट, वो किसके नाम पे करती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करती है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस में एंड हैज़ सेवरल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस भी हमने देखे थे, तो वो सब होते हैं। बट इन रियल सेंस में देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ गिवन इक्वल स्टेटस एज दैट ऑफ क्राउन गिवन टू द इंग्लैंड। तो जिस तरह से हमने इंग्लैंड की जो क्वीन है उनको जिस तरीके से स्टेटस मिला है, वही सेम स्टेटस हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिला है। एंड जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का इन जनरल वो एक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डेट एंड एडवाइस में काम करेगा। और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट के, पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल होते टू द लोकसभा एंड नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर बाय विच ही कैन एक्सर्ट सम मोरल प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखना किस तरीके का प्रेशर वो डेवलप कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मोरल प्रेशर ही, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले डिस्क्रिशनरी पावर जो प्रेसिडेंट की सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर थी कि इन केस अगर मान लो हंग असेंबली बन जाती है कि इलेक्शन होने के बाद भी कोई भी पार्टी जो है बेसिकली मेजॉरिटी में नहीं आई, तो उस केस में वो चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर है कि ही कैन ग्रांट पार्डन कर सकते हैं प्रिजनर्स को, ठीक है, ऑन डेथ के केस में, ठीक है। अगर मान लो किसी को भी सेंटेंस ऑफ डेथ मिला तो उस केस में पार्डन कर सकते हैं। इसके अलावा वो कम्यूट कर सकते हैं, रिप्राइव, सस्पेंड कर सकते हैं पनिशमेंट को, ठीक है। देन आप यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का मेंशन कर सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 77 जो बेसिकली कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट का सिंस ऑल द कॉन्ट्रैक्ट एंड एश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी आर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हिज नेम। फिर आप बता सकते हैं आर्टिकल 53 के बारे में, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 78 के बारे में, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है उसकी ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल द डायरेक्शंस मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो भी डायरेक्शंस, जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में जो है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें। इसके अलावा अगर देखिए तो प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होती है जिसको यूज़ करके वो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव अगर मान लो कुछ गलत बिल पास कर रहा है या फिर कोई भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में कुछ बिल पास कर रहा है तो उसको रोक सकता है। तो सबसे पहले हमने देखी थी एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर में अगर मान लो कोई भी बिल आता है तो उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करने की पावर है कि अगर वो बिल एब्सोल्यूट वीटो लग गया तो कहीं ना कहीं वो बिल कैंसिल हो जाएगा और फिर बाद में जाके वो एक्ट नहीं बन सकता। सेकेंड हमने देखा था उस पर सस्पेंसिव वीटो पावर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर बिल जो कि दोनों हाउसेस से पास किया जाता है फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट वो इस सस्पेंशन वीटो का यूज़ करके वो बिल जो है रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप इसे फर्दर रिकंसिडर करिए। एंड उसके बाद में जो भी अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के अगर वो बिल पार्लियामेंट से पास होता है तो उसे फिर प्रेसिडेंट के द्वारा फिर जो है बाइंडिंग है कि उसे पास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, एसेंट देनी पड़ेगी। फिर हमने देखा कि पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो बेसिकली हम देखते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है बट ये एक्सरसाइज करते हैं इसको
ठीक है, कि कोई भी बिल जो होता है अगर मान लो उसमें ना ही उन्हें पॉजिटिव रिएक्शन देना है ना ही नेगेटिव रिएक्शन देना है, तो उस केस में वो उस बिल को पॉकेट कर देते हैं। और हमने देखा था कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट की जो पॉकेट होती है काफ़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के उससे, बिकॉज यूएसए के प्रेसिडेंट को पॉकेट वीटो करने की सिर्फ 10 दिन के लिए कर सकते हैं, जबकि इंडिया में इंडेफिनिट टाइम के लिए कर सकते हो। इसके अलावा कि प्रेसिडेंशियल रूल में देख सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम पे अगर मान लो कोई स्टेट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें पावर दी गई है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो भटक गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, राइट्स फैला रही है, वॉल्यूशन कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। देन आप एक केस का मेंशन कर सकते हो जो कि हमने वीडियो में मेंशन भी किया था, कि जब आर के नारायण जी जब हमारे प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रेसिडेंशियल रूल लगाने को कहा था, किसमें, बिहार में, सॉरी यूपी में, ठीक है। तो यूपी में उस समय प्रेसिडेंशियल रूल लगाने को कहा था, बट आर के नारायण जी ने उस कह सकते हैं उस एडवाइस को फिर से रिकन्सिडर करने को कहा गया गवर्नमेंट को। एंड उस टाइम पे जब बाकी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला बाकी लोगों के द्वारा एंड मीडिया के द्वारा गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रिव्यू किया अपने डिसीजन को, एंड रिव्यू करने के बाद वो जो प्लान था उनका बेसिकली प्रेसिडेंशियल लगाने का उत्तर प्रदेश में, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट के पास जो पावर है, कहीं ना कहीं तरीके से जो है हम कह सकते हैं इफेक्ट में लाती है और काफ़ी अच्छा इंपैक्ट छोड़ती है, जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के कामों को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक मोरल बैकिंग उन्हें मिलती है विद प्रॉपर यूज़ ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, एंड दे कैन मेंटेन, उससे वो मेंटेन कर सकते हैं डेमोक्रेसी को, एंड कहीं ना कहीं जो ट्रू स्पिरिट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उसको भी बनाए रख सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर मान लो कभी ऐसी पार्टी जो मेजॉरिटी में अपने हिसाब से काम कर रही है, डेमोक्रेसी का ध्यान नहीं रख रही है, तो उस केस में उसको कंट्रोल करने के लिए ये कुछ पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास है, जैसे वो टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो बी आर अम्बेडकर जी की स्टेटमेंट से, कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है क्वाइट सिमिलर टू द किंग या क्वीन जो है इंग्लैंड की, ठीक है। बट अनलाइक इंग्लैंड वेर इज़ अ मोनार्की हमें देखने को मिलती है, बट इंडिया में आपको रिपब्लिक देखने को मिलेगा, जहाँ पे हेड जो होता है स्टेट का दैट इज़ प्रेसिडेंट, वो इंडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। बट इन केस ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, इंडिया का प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जिस तरीके से इंडिया में क्या होता है, वो हेड के स्टेट होता है ना कि एग्जीक्यूटिव के। दो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल इनटू इट इनडायरेक्टली बाय द सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स के थ्रू करता है वो, एंड देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कि इंडिया इज़ नॉट अ मोनार्की बट अ डेमोक्रेसी, बट हमारे यहाँ क्या डेमोक्रेसी है, एंड प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू यूज़ द जजमेंट टू कीप डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग बट नॉट टू सबवर्ट द सेम, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, और साथ साथ ये भी इंश्योर करना कि गवर्नमेंट भी अच्छे से फंक्शन करते रहे, उनके काम में भी इंटरफेरेंस ना हो ज़्यादा, और एक बैलेंस बना रहे, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एग्जामिन करना है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन क्या है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। तो सबसे पहले आप इससे स्टार्ट करोगे कि हमारा जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक मॉडल को फॉलो करता है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दो एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस में आपको देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हेड होते हैं स्टेट के, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। और प्रेसिडेंट आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर आपके रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। देन उसके बाद आप बात करोगे कि जो हमारे आर्टिकल है 52 से लेके आर्टिकल 62 के अंदर, ठीक है, पार्ट 5 में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर बता रखा है किस तरीके से क्वालिफिकेशन है हमारे प्रेसिडेंट की, या क्या इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे किया जाता है। आर्टिकल 52 की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर क्या है यूनियन की। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। आर्टिकल 60 ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अप वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। देन हम बात करते हैं पावर्स की। तो पावर्स आपको डिफरेंट फील्ड में देखने को मिलेगी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशियल पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, पार्डिंग पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अदर ऑफिशियल्स को जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखते हैं, एज वेल एज सम अदर वाइटल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन यूपीएससी, तो इन सबको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 की बात करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर पावर डायरेक्टली और बाय सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस देखने को मिलती है। ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बिकॉज रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो प्राइम मिनिस्टर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे पहले आप आर्टिकल के बारे में मेंशन करोगे, तो आर्टिकल नंबर 75, जहाँ पे बोला जाता है कि आर्टिकल 75 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करता है कि देयर वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री हु वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ही और शी कुछ भी है तो वो बेसिकली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया माना जाएगा, एंड इट प्ले अ रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में एक ब्रिज का काम कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके के रिलेशंस देखने को मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में। तो आपको 3 आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आर्टिकल नंबर 74 जो बात करता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस के साथ ही प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा। हाउएवर द प्रेसिडेंट में require the council of minister to reconsider करे such advice को, and the president shall act in accordance with the advice standard after such reconsideration। ठीक है, तो रिकन्सिडरेशन के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 75 जहाँ पे बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर पे ऑफिस को होल्ड करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट कभी भी उन्हें निकाल सकता नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने अगर एडवाइस किया कि भाई ये मिनिस्टर जैसे काम नहीं कर रहा है इससे हटा दो, तब जाके उसको रिमूव कर सकते हैं। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के लिए। ठीक है, बिकॉज जो भी वो काम करते हैं उन्हें बेसिकली लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78 की, जहाँ बोला गया है कि इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी? कि वो कम्युनिकेट करे टू द प्रेसिडेंट को जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, कि स्टेटेड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाना है, लेजिस्लेचर कोई भी आप लॉ लेके आ रहे हो तो स्टेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो वो कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट को ज़रूरी है, बिकॉज आप उनके नाम पे वो सारे फंक्शंस करोगे। साथ ही साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर ऑफ एज अ प्रेसिडेंट में कॉल, जो लगेगा प्रेसिडेंट को जिस हिसाब से, तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ पे आप उन्हें एडवाइस दे सकते हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेसिडेंट so require to submit the consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by minister but has not been considered by the council। यानी अगर मान लो किसी एक मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है और वो पर्टिकुलर डिसीजन कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ज़रूरी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस सब में बातचीत करे, उसके ऊपर चर्चा करे। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मैटर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भेजेगा कि आप सब इसे कंसिडर करो, फिर अपनी जो भी डिसीजन लेना है फिर वो मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आपको किसको अपॉइंट करना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। टैग में कौन बैठेगा? चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो इसमें कौन कौन से मेंबर को अपॉइंट करना है, तो उसकी एडवाइस कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे। तो ये सब हमने देखा कि इनका रिलेशन क्या है, बट हम देखेंगे इन पास्ट में काफ़ी कंफ्लिक्ट देखने को मिली है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की उसमें। ठीक है, इनके रिलेशन में पहले हम बात करते हैं कि देखने को मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फ़र्स्ट हमारे वो थे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक बिल आया था उस समय, हिंदू कोड बिल। ठीक है, 1956 के टाइम पे। तो इस बिल के ऊपर जो दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से देखने को मिला कि रिलेशन अच्छे नहीं रहे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ज्ञानी ज़ैल सिंह जो कि प्रेसिडेंट थे तब 1982 और 1987 में प्रेसिडेंट थे, और राजीव गांधी जो कि 1984-1989 में प्राइम मिनिस्टर के रोल पे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, ठीक है, 1985 से 1987 नो यूनियन मिनिस्टर ऑफिशियली कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट नॉट इवन व्हेन समवन। ठीक है, उन्होंने बेसिकली प्रेसिडेंट को बुलाया नहीं। ठीक है, यानी जब सम्मन किया जाता है, जब भी न्यू कहते हैं ना फर्स्ट, जब भी जनरल इलेक्शन के बाद जो भी फर्स्ट सेशन होता है या फिर हर साल जब भी नया सेशन शुरू होता है तो सम्मन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो भी उसमें देखा नहीं गया उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट यूज़ अ पॉकेट वीटो टू रिफ्यूज़ द एसेंट टू द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 के टाइम पे, जो भी हमने डिस्कस भी किया था वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पे सैलरीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो इस बिल को फिर अपोज किया गया था प्रेसिडेंट, इसी कारण जो है प्राइम मिनिस्टर के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में काफ़ी काज सुनी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऑल्दो दोनों की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें बेसिकली इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो भी पॉलिसीज़ आ रही है उसके बारे में प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करें। और रिलेशनशिप जो है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज़ टू बी ग्रेट इंपॉर्टेंस रखना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कीप इट्स ईयर इंटैक्ट टू द ग्राउंड थ्रू विच द प्रेसिडेंट एक्वायर द फीलिंग ऑफ द पल्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, उन्हें हर एक चीज़ का पता होता है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और प्रेसिडेंट क्योंकि वो इस लेवल पे लोगों से कनेक्ट नहीं होते, तो बहुत ज़रूरत है कि दोनों के बीच के रिलेशंस अच्छे हों, ताकि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मेन काम होता है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में ब्रिज का गैप करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी है उसकी प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं इंश्योर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हो
कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो रिलेशनशिप होते हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स होते हैं येट मैनेजेबल, कि भले ही हम मानते कॉम्प्लेक्स है बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे मैनेज नहीं कर सकते। दोनों की दोनों जो इन्जॉय करते हैं इक्वल पावर एंड पोजीशन होती है, हाईली इंपॉर्टेंस दी जाती है दोनों को ही, कोई भी ऐसा नहीं, कोई किसी के सबॉर्डिनेट ऐसा स्टेटस नहीं है उन लोगों का, ठीक है। एंड दे नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर मेंटेनेंस इन मैनेजिंग एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल विच अपहेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग इंडिया एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनाए रखने का मेन तरीका यही है कि दोनों ही अपनी फील्ड में अच्छे से काम करें, दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे से हों, और जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो अच्छे से इंश्योर किए जाएँ ताकि हमारी डेमोक्रेसी बनी रहे। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।